गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विलियन चैप्टर के अंदर इससे पहले वीडियो में अपन ने विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलय विलय की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव को स्पष्ट किया था। उसके बाद में गैसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता के लिए इससे पहले 3 कारक को अपन ने डिस्कस किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। विलय गैस की प्रकृति, विलय की प्रकृति और ताप का प्रभाव। उसके बाद गैसों की द्रव में विलेयता पर चौथा फैक्टर है दाब का प्रभाव। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक हेनरी साइंटिस्ट था। इसने एक मात्रात्मक संबंध दिया था जिसको कहते हैं हेनरी का नियम। अब निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब बढ़ाने पर यह देखा गया कि दाब बढ़ाने पर उस गैस की विलेयता बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये हेनरी है, विलियम हेनरी, जिसने एक संबंध दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब नियम क्या था? निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलेय गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह हेनरी का नियम है। अर्थात m समानुपाती P, m समानुपाती P या m बराबर Kp, समीकरण नंबर 1, जहां m का मतलब है विलय या घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, K जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, और P जो है साम्यावस्था पर दाब है, साम्यावस्था पर दाब। तो हेनरी का नियम क्या है? निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलय गैस के दाब के समानुपाती है। m जो विलय गैस की मात्रा है ये साम्यावस्था पर दाब है। गैसों की विलेयता जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ताप निश्चित करते हैं और निश्चित ताप पर विलय गैस की जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। उसके बाद में यदि इसे मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो मोल अंश के रूप में व्यक्त करने पर अपन हेनरी के नियम को कहेंगे कि निश्चित ताप पर P समानुपाती X गैस, मतलब निश्चित ताप पर साम्यावस्था में किसी भी गैस का जो आंशिक वाष्प दाब है विलय गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P जो है समानुपाती X गैस, P गैस का आंशिक वाष्प दाब है, X जो है विलय गैस के मूल अंश है, और समानुपाती को हटाएंगे तो P बराबर KHX गैस, समीकरण नंबर 2, जहां P जो है गैस का आंशिक वाष्प दाब है, यहां पर गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, X गैस विलय गैस के मोल अंश है, विलय गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश या मोल प्रभार, और KH है वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक है, इसको कहते हैं हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पर हेनरी का नियम क्या है? निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती P या m बराबर Kp, जहां m घुली हुई गैस की मात्रा, K समानुपाती स्थिरांक, P साम्यावस्था पर दाब। फिर यदि इसे मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम को अपन क्या कहेंगे? निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब विलय गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P समानुपाती X गैस और P बराबर KHX गैस, जहाँ P गैस का आंशिक वाष्प दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है,
X है वो विलेय गैस के मोल अंश है, और यहाँ से अपन KH को बाहर निकाल दे तो फॉर्मूला क्या होगा, KH बराबर P/X गैस, P/X गैस, समीकरण नंबर 3। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या देखते हैं कि यदि स्थिर दाब पर दाब स्थिर है तो हेनरी स्थिरांक विलेय गैस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती है। जिन गैसों का हेनरी स्थिरांक अधिक है उन गैसों की विलेयता कम होती है, और जिन गैसों का हेनरी स्थिरांक कम है उन गैसों की विलेयता अधिक होती है। और सामान्यतः ताप बढ़ाते हैं तो गैसों का हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, और हेनरी स्थिरांक ये बढ़ रहा है, इसका मतलब गैसों की विलेयता घट जाती है। इसीलिए यहाँ पर इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से जीवन यापन क्यों करते हैं। तो उसका कारण यही है कि जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, और जैसे ताप को बढ़ाओगे तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा, और हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाएगी। इसीलिए जलीय जीव जो है वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से रहते हैं। तो ये हेनरी का नियम था। निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। M समानुपाती P, M बराबर KP। इसको मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो P समानुपाती X गैस। इसको भाषा रूप में क्या कहेंगे, निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब विलेय गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब KH बराबर P/X गैस। स्थिर दाब पर हेनरी स्थिरांक गैस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती है। हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा होगा, गैसों की विलेयता कम होगी, और ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, इसलिए गैसों की विलेयता घट जाती है। इसीलिए जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन। हेनरी नियम की सीमाएं, पहली सीमा है कि दाब बहुत अधिक ना हो। दाब बहुत अधिक नहीं हो, कि दाब जो है वो बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है ताप बहुत कम ना हो। ताप बहुत कम नहीं हो, कि दाब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो है विलयन है वो तनु हो, मतलब विलेय गैस की मात्रा विलायक से अत्यंत कम हो। विलेय गैस की मात्रा विलायक से अत्यंत ही कम हो। विलायक से अत्यंत ही कम हो, मतलब विलयन तनु हो। और अपन कह सकते हैं कि विलेय गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया न करे, कोई यौगिक नहीं बनाए, या विलेय गैस जो है, विलेय गैस वो विलायक में आयनित या संगुणित नहीं हो। विलेय गैस, ये विलेय गैस विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करे, विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करे, रासायनिक क्रिया नहीं करे, या अपन कह सकते हैं कि विलेय गैस संगुणित या आयनित, संगुणित या वियोजित नहीं हो। ये हेनरी नियम की लिमिटेशन है कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। दाब बहुत अधिक नहीं हो, ताप बहुत कम नहीं हो, दाब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरी, विलेय गैस की मात्रा विलायक से अत्यंत कम हो, मतलब विलयन तनु हो। और चौथा है गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करे। उसके बाद में हेनरी नियम के अनुप्रयोग समझना कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या है। हेनरी नियम की एप्लीकेशन, कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग, मैं 3 अनुप्रयोग बता रहा हूं। पहला अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर।
अब कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय के अंदर CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। हाई प्रेशर लगाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है हेनरी के नियम से। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में या शीतल पेय के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। दूसरा, गोताखोर समुद्र के अंदर, ये समुद्र है और समुद्र के अंदर जो तैराक है जो गोता लगाते हैं जिसको कहते हैं गोताखोर। गोताखोर, अब ये गोताखोर जो गहरे समुद्र में तैरते हैं तो गोताखोर जैसे ही छलांग लगाता है समुद्र में तो वहां उनको उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है, हाई प्रेशर पर, और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। अब जैसे ही गोताखोर तैरता हुआ सतह की ओर ऊपर आता है तो जैसे ऊपर आता है तो दाब कम होने के कारण रक्त में विलय नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो रक्त वाहिनियों से निकलते हैं और नाइट्रोजन के बुलबुले बाहर निकलते हैं जिससे रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं बैंड्स। और ये बैंड्स यदि कई बार ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो वो गोताखोर के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए ये बैंड्स नहीं बने, इसलिए गोताखोर अपने साथ गैस सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस को मिक्स करता है क्योंकि हीलियम की विलेयता बहुत ही कम होती है जो ये बैंड्स बनने से रोकता है। तो जो गोताखोर अपने साथ गैस सिलेंडर ले जाता है उस गैस सिलेंडर के अंदर हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण लिया जाता है जिसका संगठन भी याद रखना, हीलियम जो है 11.7%, नाइट्रोजन जो है 56.2%, ऑक्सीजन जो है 32.1%। ये हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों गैसों का मिश्रण है, वो गोताखोर अपने साथ गैस सिलेंडर में ले जाता है, फिर वो तैरता है। तो हीलियम की विलेयता बहुत ही कम होने के कारण जैसे गोताखोर तैरता वो ऊपर आता है तो कम दाब के कारण हीलियम की विलेयता बहुत ही कम होती है, तो नाइट्रोजन के बुलबुले बाहर निकलने से बैंड्स नहीं बनते, इसलिए ये गोताखोर के लिए घातक सिद्ध नहीं होता, इसका बचाव हो जाता है। तो पहला अनुप्रयोग तो कोल्ड ड्रिंक्स वाला कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। दूसरा, समुद्र के अंदर जो गोताखोर तैरते हैं, जैसे ही गहरे समुद्र में गोता लगाता है तो वहां पर उसे हाई प्रेशर उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है, अधिक होती है। जैसे गोताखोर तैरता हुआ सतह पर आता है तो दाब कम होने के कारण रक्त वाहिनियों में नाइट्रोजन के बुलबुले बाहर निकलते हैं, जिससे रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होता है, उन अवरोध को कहते हैं बैंड्स। और ये बैंड्स यदि कई बार ज्यादा मात्रा में बने तो गोताखोर के लिए घातक सिद्ध होता है, इसलिए इसके बचाव के लिए अपने साथ गैस सिलेंडर ले जाता है जिसमें कम विलेय, इस गैस की विलेयता अत्यंत कम है, हीलियम को मिक्स किया जाता है जिससे ये तैरता हुआ ऊपर आता है, ये बैंड्स नहीं बन पाते। तो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%, इन तीनों गैस का मिक्स जो है वो गैस सिलेंडर में ले जाता है। तीसरा अनुप्रयोग है इसके अंदर कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वतीय स्थानों पर, तो जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या पर्वतारोही, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। तो जो लोग यहाँ पहाड़ों पर रहते हैं या पर्वतारोही जो है, तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण इनका शारीरिक रूप से विकास कम होता है और इनका थिंकिंग पावर कम होता है।
इन लोगों में सोचने की क्षमता कम होती है। उन लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। उन लक्षणों को कहते हैं एनोक्सिया। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि एनोक्सिया क्या है। तो ये भी हेनरी नियम का एक अनुप्रयोग है कि पहाड़ों पर या पर्वतीय स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इसलिए जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी के कारण शारीरिक रूप से कम विकसित होते हैं। उसके अलावा उनमें सोचने की क्षमता कम होती है, उनका थिंकिंग पावर कम होता है। उन लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। उन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। तो हेनरी के नियम के मैंने 3 अनुप्रयोग, 3 एप्लीकेशन बताए। पहला कोल्ड ड्रिंक्स वाला, दूसरा गोताखोर वाला और तीसरा जो है ये एनोक्सिया। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। हेनरी नियम में से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, उसके बाद में द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर सामान्यतः अपन देखते हैं कि जैसे कोई जल किसी पात्र में लेते हैं और पात्र यदि ऊपर से खुला है, ये एक जैसे पात्र लिया, ठीक है, जिसके अंदर अपन जल या कोई विलयन ले लेते हैं। ये पात्र ऊपर से खुला है और एक बंद पात्र ले लेते हैं और इसके अंदर ये विलयन या विलायक जल ले लिया। अब सामान्यतः जो पात्र खुला है, जैसे इसमें गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पन क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। जो पात्र खुला है उसमें वाष्पन की क्रिया अनिश्चित समय तक होती है। इसमें वाष्पन की जो क्रिया है वो अनिश्चित समय तक होती है। इसके उच्च ऊर्जा वाले जो कण, उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बंद पात्र हैं उसमें वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो अधिक समय तक नहीं होती, लगातार नहीं होती, क्योंकि पात्र बंद है। तो जैसे इसको गर्म करते हैं तो वाष्प के अणु, वाष्पन सतह से होता है, तो वाष्प के अणु इसके ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और वापस ये पुनः द्रव में मिल जाते हैं। तो ये जैसे ही गर्म करते हैं तो जल की सतह से वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पन, और ये जो वाष्प है वापिस द्रव में मिल जाते हैं, उसको कहते हैं संघनन। तो वाष्पन और संघनन जो है, वाष्पन और संघनन, जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाएगा और वाष्प का वापिस जल में बदलना संघनन कहलाएगा। वाष्पन और संघनन दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है और जहां पर भी वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी तो वहां पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। तो वहां पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। तो वाष्प दाब किसे कहेंगे? तो ये वाष्प के अणुओं द्वारा निश्चित ताप पर साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वो कहलाता है वाष्प दाब। कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर साम्यावस्था में जो दाब लगाया जाएगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब इसमें सामान्यतः देखना, जैसे यहाँ पर मैंने 2 बंद पात्र लिए, ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर ये जैसे इसके अंदर मैंने शुद्ध विलायक लिया जल। कि यहाँ पर अपन कहते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब में कमी होती है। वो क्यों होती है उसका कारण समझना। यहां तक मैंने शुद्ध विलायक लिया जल, ये शुद्ध जल ले लिया विलायक, शुद्ध जल विलायक है।
और यहां पर एक दूसरे पात्र के अंदर यहां पर ये अवाष्पशील विलय को मिला दिया, दोनों का लेवल सेम रखा। ये अवाष्पशील विलय जैसे ग्लूकोज मिला दिया, यूरिया मिला दिया, ये विलयन है, ये विलयन है। अब क्या होता है, जैसे इनको गर्म करते हैं तो ऊपरी सतह से जल के अणुओं का वाष्पन होता है, ये वाष्प के रूप में बदलते हैं। अब इसमें केवल शुद्ध जल ही है, प्योर वाटर है, केवल विलायक है, तो जल के अणु वाष्प के रूप में ऊपर आ जाते हैं ये। और इसका लेवल जैसे यहां तक हो गया, ये पहले से लेवल जैसे यहां तक आ गया ना, कम, क्योंकि वाष्प ज्यादा बनी तो वाष्प के अणुओं द्वारा यहाँ दाब भी ज्यादा लगेगा, तो यह वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब है वो अधिक है। इसमें क्या होता है, अवाष्पशील विलय इसमें मिला हुआ है, तो जैसे ही अपन गर्म करते हैं तो जो ऊपरी सतह है वहां बीच बीच में यहाँ पर अवाष्पशील विलय के अणु आ जाते हैं। ये अवाष्पशील विलय ग्लूकोज या जैसे यूरिया के अणु आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जल को वाष्पन के लिए कम स्थान मिलता है, जल को वाष्पन के लिए कम स्थान मिलता है, जिससे वाष्प कम बनती है। ये अब वाष्प कम बन रही है तो यहाँ वाष्प दाब कम लगेगा, यहाँ वाष्प दाब जो है वो कम लग रहा है, यहाँ वाष्प दाब ज्यादा लग रहा है, यहाँ लेवल ज्यादा नीचे हो जाता है, यहाँ लेवल थोड़ा ऊपर रह जाता है, क्योंकि यहाँ वाष्प कम बन रही है। तो यहाँ पर जब किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब जो है उस विलायक से कम होता है। उसका कारण क्या है, तो ये कारण समझना कि शुद्ध विलायक के अंदर केवल जल है, तो इसके अंदर जल के अणु सतह से वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पर वाष्प के अणु ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा लगेगा, तो यहाँ वाष्प दाब अधिक है। यहाँ पर अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो जैसे ही अपन गर्म करते हैं तो अवाष्पशील विलय के अणु सतह पर आ जाते हैं और विलायक जल को वाष्पन के लिए कम स्थान मिलता है, जिससे इसके वाष्प के अणु जैसे थोड़ा थोड़ा स्थान मिलेगा ये ऊपर आ जाएंगे, तो वाष्प के अणु कम होंगे तो वाष्प दाब भी कम लगेगा। तो जब भी किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो उस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। वेपर प्रेशर में ये अवनमन का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पर वाष्प दाब घटता क्यों है, यही कारण है कि अवाष्पशील विलय के अणु सतह पर आ जाते हैं और विलायक को वाष्पन के लिए कम स्थान मिलता है। तो यहाँ पर द्रवीय विलयन का वाष्प दाब में सामान्यतः कोई द्रव्य विलयन जिसको किसी पात्र में लेकर गर्म करते हैं और एक पात्र खुला है और एक पात्र बंद है, तो खुले पात्र में वाष्पन की क्रिया अनिश्चित समय तक होती है, क्योंकि पात्र ऊपर से खुला है तो उच्चतम ऊर्जा वाले अणु जो है वो बाहर निकलते रहते हैं, तो यहाँ वाष्पन की क्रिया अधिक होती है, अनिश्चित समय तक वाष्पन होता है। लेकिन यदि पात्र बंद है तो वाष्पन की क्रिया अनिश्चित समय तक लगातार नहीं होती है, यहाँ पर वाष्प के अणु सतह पर आ जाते हैं ये, और फिर पुनः ये वाष्प के अणु इस द्रव में मिल जाते हैं, तो जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और वाष्प के अणुओं का वापस जल में मिलना संघनन कहलाता है। वाष्पन और संघनन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, और जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो वो साम्यावस्था कहलाती है। तब अपन वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के अणुओं द्वारा निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा साम्यावस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, जो द्रव की सतह है इस पर जो दाब लगेगा उसको कहते वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। और जब किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घटता है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है। उसका कारण क्या है, तो ये है कि एक पात्र के अंदर मैंने शुद्ध जल लिया, केवल विलायक लिया, यहाँ तक भर दिया, इस पात्र में मैंने अवाष्पशील विलय को घोलकर विलयन लिया, ये विलयन है, ये शुद्ध विलायक जल है। अब जैसे इसको गर्म करते हैं
तो वाष्प के अणु ये सतह पर ऊपर की ओर उठकर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक जल है तो यहाँ पर ये वाष्प के अणु ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सतह से वाष्पन होता है और केवल जल ही है तो वाष्पन ज्यादा होता है, तो ये वाष्प के अणु ज्यादा ऊपर आएंगे तो यहाँ वाष्प दाब भी ज्यादा लगता है। यहाँ पर अवाष्पशील विलय ग्लूकोज या यूरिया मिला दिया, जैसे इसको अपन गर्म करेंगे तो अवाष्पशील विलय के अणु जो है वो सतह पर आ जाएंगे। ये सतह पर आने से क्या होगा कि जल को वाष्पन के लिए स्थान कम मिलेगा और यहाँ से जहां जहां भी थोड़ा स्थान मिलेगा ये वाष्प के अणु ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्योर वाटर केवल शुद्ध जल ही था तो वाष्पन ज्यादा हुआ। यहाँ पर अवाष्पशील विलय के अणु हैं तो ये जल का वाष्पन है वो कम होता है, क्योंकि ये विलय के अणु जो है वो वाष्पन को रोक रहे, तो ये कुछ जल के अणु वाष्प के रूप में ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ वाष्प के अणु कम है, इसका मतलब वाष्प दाब भी कम लग रहा है। तो अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब में कमी होती है, क्योंकि अवाष्पशील विलय के अणु ये जल को वाष्पन के लिए रोकते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। थैंक यू।